हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का साइंस के चैप्टर को। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपका चैप्टर 6 है। सी, इस चैनल पे हम लोग 3 सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट फोकस कर रहे हैं। एक है हमारा सोशल साइंस, दूसरा है हमारा साइंस एंड तीसरा है हमारा मैथ। ना ओवरऑल इसका पर्पस क्या है? देखो, सोशल साइंस हमें जो है रिसोर्स के बारे में बताता है। सो इट मेक अस अवेयर अबाउट द रिसोर्स के बारे में बताता है। एवरीथिंग इज रिसोर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन या फिर नॉन ह्यूमन, सब कुछ रिसोर्स ही है। साइंस हमें हेल्प करता है इस रिसोर्स के बारे में लॉजिकली अंडरस्टैंड करना, वेदर इट्स ए ह्यूमन, कि ह्यूमन कैसे वर्क करता है, हर एक चीज। और मैथ हमें हेल्प करता है इन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। बट ये अभी इनिशियल ट्रेनिंग फॉर्म में है। आगे चल के जब हायर लेवल पे आप जाओगे, देन यू विल गेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कह लो या फिर एक रिसर्चर। अगर हम लोग इसको अवॉइड कर दें, मान लीजिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे आप फोकस करेंगे, सो यू विल ओनली बिकम जॉब सीकर, यू कैन नॉट क्रिएट जॉब। अल्टीमेटली जॉब क्रिएट करने का मतलब ये है कि रिसोर्स में वैल्यू एडिशन होना। और अगर हम लोग रिसोर्स को ही ना समझे तो फिर वैल्यू क्या एडिशन करेंगे? सो इस चैनल पे यही चीज फोकस है कि हम इन 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके आगे बढ़ेंगे। 9th 10th जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक नया चैनल होगा जो 11th 12th पे फोकस करेगा उनके सब्जेक्ट को। बट याद रखना, टोटली पूरी तरह से इस बात पे फोकस किया जाएगा कि कैसे हम लोग जो है एंटरप्रेन्योर बने और कैसे रिसर्चर बने। व्हाटएवर, सिर्फ जॉब सीकर मीन्स जो हमारा आईआईटी, नीट या फिर एनडीए कोई भी एग्जाम आप कोशिश करोगे वो इतना छोटा हो जाएगा, हमारा पर्पस इतना बड़ा हो जाएगा। सो दिस बिकम वेरी इजी। ओके, सो माइंड ही एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्ड होगा तो एक अलग ही आउटकम एक बेहतर ज्यादा रहेगा, रेदर देन सिर्फ फोकसिंग ऑन नीट। मान लीजिए नीट, इसी पे जब आप फोकस करते हो तो ये एप्लीकेशन वाला माइंड डेवलप नहीं हो पाता। दैट इज द रीजन हमारा अप्रोच जो है समथिंग डिफरेंट है। जो इससे पहले चलता है वैसे नहीं है, जो जनरली हो रहा है वैसा नहीं है। ठीक है, सो इस बात को ध्यान में रख के हम इन 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते रहेंगे। गुड। तो आज का जो चैप्टर है, इसके पहले वाले जो चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था हमारा अबाउट द लाइफ प्रोसेस। इन लाइफ प्रोसेस हम लोगों ने मेजर एक्टिविटीज को देखे थे। मेजर एक्टिविटीज क्या था? मेजर एक्टिविटीज था हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इन चारों प्रोसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया। वी गेट द आइडिया कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। अब जो है हम लोग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। बट एक जनरल एस्पेक्ट हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? हम लोग जनरल एस्पेक्ट यही कंसीडर करते हैं कि अगर समथिंग, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें किसी भी तरीके का हम मूवमेंट देखते हैं, वी कंसीडर एनी ऑर्गेनिज्म, और उसमें कुछ मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि वो अलाइव है। ये एक जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा है। ठीक है, पर जब थोड़ा सा साइंटिफिक हम लोग होते हैं तो फिर चीजें और ज्यादा डिटेल में जाती है। सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहता है। ठीक है, मूवमेंट भी अलग अलग तरीके का होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग प्लांट की बात करें, तो प्लांट में जो भी आप मूवमेंट देखते हो, वट एवर मूवमेंट यू सी, मूवमेंट
वो डायरेक्टली रिलेट होता है ग्रोथ, उनका ग्रोथ डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक सीड लें, ठीक है, सीड लें, सीड अगर जर्मिनेट होगा तो धीरे धीरे ये प्लांट में चेंज होगा। तो ये जो भी इसका एंटायर मूवमेंट था, इट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू ग्रोथ, एंटायरली कन्वर्टेड इनटू ग्रोथ। बट जब हम बात करते हैं एनिमल में, एनिमल, तो यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मूवमेंट का मतलब ग्रोथ, मूवमेंट ऐसा जरूरी नहीं है, हर समय ऐसा जरूरी नहीं है कि मूवमेंट का मतलब ग्रोथ ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई कैट है, ठीक है, कैट रन कर रही है, तो कैट इन मोशन, तो वो मूव कर रही है समहाउ, तो ये बेसिकली इट इज एन आउटकम ऑफ मसल प्लस नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन। ये वो दो आइटम है, दो टूल्स है जिसके हेल्प से बॉडी में मूवमेंट देखने को मिलता है। चाहे कोई बच्चा खेल रहा हो, चाहे चाइल्ड प्लेइंग, है ना, चाहे कोई एक मान लीजिए जानवर है, मान लीजिए गाय भैंस है, ठीक है, बफेलो, उनको अगर आपने च्युइंग करते हुए देख लिया, च्युइंग कड जो वो लोग मुंह में लेके कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, सो दीज आर द आउटकम ऑफ मसल एंड नर्वस सिस्टम, इनका कोऑर्डिनेशन, दैट्स व्हाट वी सी इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। बट अगेन इस मूवमेंट का मतलब नहीं है कि ये ग्रो कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली व्हाट दे डू, ये मूवमेंट बेसिकली तब होता है जब इनके एनवायरनमेंट में चेंज आता है। सो दीज मूवमेंट बिकॉज ऑफ, इसे मिटा देता हूं, आई होप आपने समझ लिया होगा। तो प्लांट के ग्रोथ वाला तो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा जो टॉपिक मेन फोकस वाला है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ही है, तो हम इसको भी समझते हैं। ये मूवमेंट होता है जब एनवायरनमेंट में चेंज होता है, मींस इट ट्रिगर समथिंग। सो क्वेश्चन यही है, हम लोग जो उस मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो मसल एंड प्लस नर्वस सिस्टम के कारण हो रहा है, नर्वस सिस्टम। और ये होता क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन एनवायरनमेंट मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज वी सी कि एक बिल्ली है, एक कैट है, वो दौड़ रही है। अब जो हम लोग अभी बातें डिस्कस कर रहे हैं, एक जनरल एस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हैं माइंड में, ठीक है, ताकि एक कॉज को हम समझ सके, तब कॉज के ऊपर फिर जो भी इस चैप्टर का डिस्कशन है उसको करेंगे। सो अगर हम लोग कैट को रन करते हुए देखा है तो जरूर उसने कुछ ना कुछ, मान लीजिए उसने माउस देखा हो सकता है, मे बी कि उसने माउस देखा है। माउस को देखने का मतलब ये है कि चेंज इन एनवायरनमेंट, और अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, एंड ये जितने भी चेंज इन एनवायरनमेंट होते हैं, जनरली इट गिव्स सम फॉर्म ऑफ एडवांटेज, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है, चाइल्ड वो प्ले कर रहा है। अब प्ले अगर कर रहा है, गेम खेल रहा है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि दे वांट टू बी एंजॉयड, ठीक है, दे वांट टू बी एंजॉयड। मान लीजिए कैट है, वो माउस के पीछे भाग रही है, दे वांट टू ईट, मीन्स समहाउ दे न्यूट्रिएंट, मतलब उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चाहिए। कुछ अगर आप देखोगे कुछ पेड़, कुछ प्लांट्स भी है, प्लांट्स जो है सन के डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सन एनर्जी मिले फॉर द फोटोसिंथेसिस।
ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। चाहे कोई एनिमल है, उसको च्युइंग करते हुए अगर आप देख रहे हो, स्पेशली मान लो बफेलो, काऊ, काऊ की देख लो, अगर इनको च्युइंग करते हुए आप देख रहे हो, दे आर कडिंग ओनली बिकॉज, मतलब कड़ को च्युई कर रहे हैं, चबा रहे हैं, ओनली बिकॉज दे गेट न्यूट्रिएंट, या फिर प्रॉपर वे से इनका फूड डाइजेस्ट हो सके। तो एक तो ये भी कारण हो सकता है मूवमेंट का, एक ये भी हो सकता है। एंड ऑल्सो our muscles with nervous system, they give movement, मतलब मूवमेंट करते हैं only because to protect। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ, हम ही लोग अगर टच करते हैं, इमीडिएटली वी पुल बैक आवर हैंड, पुल बैक आवर हैंड को तुरंत पुल बैक करेंगे। तो समहाउ आप कह सकते हो प्रोटेक्ट के लिए भी। या अगर मान लीजिए कोई जानवर है, उसको आप पत्थर दिखाते हो मारने के लिए, तो स्टार्ट टू रन होते, वो अपने आप को प्रोटेक्ट। सो समथिंग यू कैन से कि कोई इन्वायरमेंट में स्पेशल चेंज आया, देन यू कैन सी कि कोई भी एनिमल है, उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। मूवमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स और नर्वस सिस्टम का कॉम्बिनेशन। इसी तरह से इफ दे वांट टू सम फॉर्म ऑफ एडवांटेज, किसी एक मूवमेंट कर रहे हैं टू गेट सम एडवांटेज, कुछ किसी न किसी तरीके का एडवांटेज, चाहे वो एंजॉय करना हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, इंक्लूडिंग इफ दे वांट टू गेट न्यूट्रिएंट, खाना खाना हो, दे आल्सो डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। एंड टू प्रोटेक्ट, ये भी चीज हमें देखने को मिलता है। सो दीज आर द जनरल एस्पेक्ट जिनके कारण बॉडी में मूवमेंट होते हैं, एंड मूवमेंट दैट कोऑर्डिनेटेड थ्रू द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, और कोऑर्डिनेशन वगैरह कोई समझने के लिए किस चीज की हमें जरूरत है, क्यों है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को जरूरत ही क्यों है। सो व्हाई organisms need control and coordination। अभी बस एक बेसिक बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्या है, तो उसका रीजन ये है कि जब भी कोई चेंज इन्वायरमेंट होता है, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग, अगर कोई चेंज इन्वायरमेंट होता है, तो जो रिस्पॉन्स होता है हमारा, यानी ऑर्गेनिज्म का जो रिस्पॉन्स होता है, स्पेशली हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिसका मूवमेंट जो है मसल्स और ये, तो जो रिस्पॉन्स होता है इट्स नॉट रैंडम, कोई रैंडम नहीं होता, एक सर्टेन स्पेसिफिक पैटर्न में होता है। मींस रिस्पॉन्स जो होता है वो स्पेसिफिक पैटर्न में होता है। मींस आप कह सकते हो कि एक फिक्स या एप्रोप्रिएट एक्शन जो है देखने को मिलता है, एक एप्रोप्रिएट एक्शन जो है देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से विस्पर करके बात करते हो, मतलब ऐसे ही, अरे तुमने उसके बारे में सुना, ऐसे करके बात करोगे, तो रिस्पॉन्स भी जो सामने से आएगा वो भी विस्पर ही आएगा। विस्पर का रिस्पॉन्स विस्पर, वो साउट करने नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप कहीं ऐसे रूम में जाते हो, कहीं पे बहुत ज्यादा लाइट है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा वो आपके आईज को थोड़ा सा क्लोज कर देगा, क्लोज्ड आईज। कोई हॉट सब्सटेंस आपने टच किया, हॉट ऑब्जेक्ट, तो आपका बॉडी उसको पुल बैक करेगा, पुल बैक। सो पॉइंट यही है कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म करता क्या है, ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरनमेंट है कैसा, फिर उसको
रीड करता है, या रिकॉग्नाइज कर लो, या कह लो रिकॉग्नाइज, चलेगा। एंड फिर वो रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड करता है। यही कोऑर्डिनेशन, इसी को हमें समझना है कि उसने एनवायरनमेंट को किस तरह से रीड किया, कैसे उसको रिस्पॉन्स किया, कैसे जो है उसने रिकॉग्नाइज किया, एंड अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड किया। तो सिंपल जब हम बात करते हैं किसी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो आप सोच के देखो, यहां पे तो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कई सारे टिश्यूज हैं। इन टिश्यूज को प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, इट्स नॉट ए इजी टास्क। तो दे नीड स्पेशल टिश्यू, दे नीड स्पेशल टिश्यू। रीजन क्या है? जैसे नर्वस सिस्टम है हमारा, नर्वस टिश्यू, अब ये क्या कर रहा है? ये चीजों को रीड करने में हेल्प कर रहा है ना, कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है, चीजों को समझेगा, रीड करेगा। और यही नर्वस टिश्यू जो है अटैच रहता है मसल टिश्यू के साथ, मसल टिश्यूज के साथ। नर्वस टिश्यू में आपका ब्रेन सिग्नल, ये सारी चीजें आएगा, हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी बस बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं। मसल टिश्यू जो है वो सारे के सारे जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उन सारे बॉडी ऑर्गन को, सारे ऑर्गेनिज्म को कह लो, या ऑल सेल्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में कोऑर्डिनेट करता है। और अगर ऐसा नहीं करेगा, सोच के देखो, अगर ऐसा नहीं होगा, एक सर्टेन पैटर्न में ना करे, तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन के कारण ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। So that is the reason control and coordination is very much important. That's we have to understand. और सबसे पहले हम लोग एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम समझते हैं, एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम, ताकि इसको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो अभी तो बस एक जनरल डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। तो एनिमल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा हमारा साइंटिफिक ज्यादा होगा अब, ठीक है। इसके अंदर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या होता है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको मिटाते हैं। सो एनिमल नर्वस सिस्टम, एनिमल नर्वस सिस्टम। सो एनिमल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो मेजर दो तरह के इंपॉर्टेंट टिश्यू हैं, दो कह लो, तीन कह लो। तो इसमें एक तो नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है जो सिग्नल को सेंड करने में मदद करता है, सेंड मैसेज को सेंड करने में मदद करता है। और फिर इन्हीं से कनेक्टेड रहता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू से अगर कनेक्टेड है उस सिचुएशन में, तो ये कंट्रोल करेगा मूवमेंट को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा कि एक सर्टेन पैटर्न में हमारा बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करे। और अगर किसी तरह से ग्लैंड से कनेक्टेड है तो उस सिचुएशन में हार्मोन्स रिलीज करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई वह सिचुएशन में हम लोग रोने होने लगते हैं, तो उस सिचुएशन में ग्लैंड जो है हार्मोन्स रिलीज करता है। तो बेसिकली नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये नर्व सेल से बना होता है, नर्व सेल्स से बना रहता है। अब ये कैसे बिहेव करता है, अब उसको समझते हैं। सी, हम लोग नर्व सेल के बारे में पहले से पढ़ रखा है। अगर कोई बाहर का साउंड आ रहा है तो प्लीज अवॉइड करो आप लोग, ठीक है।
बाहर के साउंड को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ये वाला चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। एंड कोशिश करो कि जब आप इन क्लासेस को ऑब्जर्व कर रहे हो तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो क्लास 9th का बायो वाला पोर्शन है पहले उसको देखो, 2 चैप्टर है, और फिर 10th का इस एक प्रॉपर कंटिन्यूटी में। सो दिस इज आवर न्यूक्लियस। ये पूरा हमारा जो है नर्व सेल है, नर्व सेल कह लो या फिर न्यूरॉन कह लो, नर्व सेल है। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये जो निकले हुए हैं ये डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ये जो लॉन्ग एक्सिस की तरह है दिस इज कॉल्ड एक्सॉन, और ये एंडिंग ऑफ नर्व सेल। अब इसी तरह से आगे नेक्स्ट कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे है? पूरा फंक्शनिंग आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग उस वाले डिटेल को नहीं समझेंगे, सेल्स वाले डिटेल को नहीं समझेंगे, बस इसके फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो दीज आर द डेंड्राइट्स, दिस इज एक्सॉन, ये हमारे एंडिंग सेल। और ऐसे कई मल्टीपल कनेक्ट रहते हैं। फाइनली इट कनेक्ट टू दी मसल्स। मसल्स, ग्लैंड है तो ग्लैंड से, मसल्स है तो मसल से कनेक्टेड है। नाउ इसको समझते हैं, छोटी छोटी बातों को इसमें। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, इसके टिप पर, जो डेंड्राइट्स के टिप होते हैं, द टिप ऑफ डेंड्राइट्स बिहेव एज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब जो भी सिग्नल, जो भी सेंस फीलिंग रहता है उसको रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए हमारे बॉडी में स्किन है, तो स्किन के ऊपर भी इस तरह से सेल्स बने रहते हैं। उनको अगर आप टच करोगे तो टच की फीलिंग पता चलेगा। पेन, अगर मान लीजिए किसी ने कुछ उसमें चोट लगाने की कोशिश किया, कुछ हर्ट करने की कोशिश, पेन फील होगा। सो देयर इज अ रिसेप्टर्स। इसी तरह टंग में हमारे होता है रिसेप्टर्स, होता है जो हमें टेस्ट प्रोवाइड करता है। नोज में हमारे रिसेप्टर होता है जो हमें स्मेल प्रोवाइड करता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक हमारे ईयर में रिसेप्टर्स होता है जो हमें हियरिंग में मदद करता है। तो ऐसे कई सारे हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फूड का ही ले ले, अगर टेस्ट, तो टेस्ट के लिए इसमें जो है आप कह सकते हो गैस्टेटरी टिश्यू होते हैं जो ये टेस्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, मीन्स दे गेट द सिग्नल ऑफ टेस्ट। इसी तरह से नोज में जो है ओल्फैक्टरी टिश्यू होते हैं जो हमें स्मेल प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर ये प्रॉपर फंक्शन ना करे, तो जैसे कोल्ड के टाइम में कभी कभी हमारे नोज में म्यूकस ज्यादा हो जाने के कारण एक तरह से हमारा नोज ब्लॉक हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमारे फूड का फ्लेवर डिस्टर्ब हो जाता है। फूड का कंप्लीट फ्लेवर लेने के लिए आपको स्मेल के साथ साथ उसका टेस्ट वाला पोर्शन, टेस्ट वाला सेंसरी भी प्रॉपर वे से वर्क करना चाहिए। अगर स्मेल वाला नहीं करेगा तो आपको फूड का टेस्ट मिलेगा नहीं। इवन जब कोरोना का पीरियड था, कोरोना के भी टाइम में यही चीज देखने को मिला था कि लोगों का टेस्ट गायब हो जाता था। सो एक बेसिक बात समझ में आ गया हमारा कि कैसे जो है ये छोटे छोटे सेंसरी जो सेंसर्स जो सेंस करते हैं, जो भी छोटा सा भी इन्वायरमेंटल अगर चेंज हुआ, दे स्टार्ट टू गिव सिग्नल कि कुछ तो हुआ है। उसके कारण जो है एक जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी है वो थोड़ा सा
डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसी बात को समझना है। तो ये जो टिप्स होते हैं डेंड्रॉइड के, दीज टिप्स बिहेव एज ए रिसेप्टर्स, तो ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स। नाउ सिग्नल कैसा सिग्नल, इसको समझना है। सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसा रहता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में क्या करते हैं, ये सिग्नल रिसीव करते हैं, और इस केमिकल रिएक्शन को रिसीव करने के बाद दे कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां पे इसने रिसीव किया और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बोला जाता है इंपल्स। अगेन इंपल्स का मतलब क्या हुआ, इम का मतलब इनसाइड, पल्स का मतलब होता है पुश करना, इनसाइड पुश करना। क्लियर। देन दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो पास होता है एक्सॉन के थ्रू पास होके यहां पहुंच जाता है एंडिंग ऑफ द सेल पे। सो जो एंडिंग ऑफ सेल है वो डायरेक्ट इससे जुड़े नहीं रहते हैं, देयर इज अ टाइनी गैप, यहां पे छोटे छोटे गैप होते तो इसी से नजदीक हैं, लेकिन देयर इज अ गैप। इस गैप को बोला जाता है सिनैप्स। क्या बोला जाता है, सिनैप्स। इस टाइनी गैप को क्या बोला जाता है, सिनैप्स। ठीक है, इसको भी अगर आप रूट मीनिंग से समझना चाहो तो सिन का मतलब होता है टुगेदर, साथ में, और जो नैप्स टर्म लिया गया है वो है हेप्टीन टर्म से। हेप्टीन जोड़ते हैं तो कुछ चीजें हट जाती है, तो हेप्टीन का मतलब होता है ज्वाइन करना या लिंक करना। ठीक है, तो साथ में ज्वाइन किया। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है इस टिप पर आने के बाद यहां पर अगेन ये केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप बोल सकते हो एक तरह से, इस केमिकल रिएक्शन को बोल सकते हो आप न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल। न्यूरो का मतलब हो गया न्यूरॉन, ट्रांस का मतलब हो गया अक्रॉस, कोई चीज क्रॉस करना। ठीक है, एंड मीटर रिप्रेजेंट करता है सिग्नल, सेंड करना, सिग्नल को सेंड करना, ये इसके अंदर आएगा। तो टर्म वही चीज आता है जो बातें रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ये फिर से जंप करके केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में ये नेक्स्ट डेंड्रॉइड को मिलता है एंड गोज ऑन। प्रोसेस जो है सेम एक्सॉन के थ्रू जो है पास होता है। अगेन एक्सॉन हमने बता दिया, एक्सिस रिप्रेजेंट करता है आपके एक्सॉन को। ठीक है, फाइनली ये मसल से कनेक्ट रहता है ताकि ये जो सिग्नल भेजा गया उसके अकॉर्डिंग कुछ वर्क हो। इसको बोला जाता है जो लास्ट में जहां पे एंड हो रहा है एंड ऑफ सिनैप्स जहां पे कनेक्ट है, इसको बोला जाता है, आप कह सकते हो न्यूरो मैस्कुलर जंक्शन, जहां पे फाइनली जो है ये मसल से कनेक्टेड है, दैट इज न्यूरो मैस्कुलर जंक्शन। एंड मसल जो है अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है, उस तरीके से मूवमेंट करना रहता है तो मूवमेंट करता है। क्लियर है। सो ये इसका मेजर फंक्शन है नर्वस सिस्टम का, एनिमल नर्वस सिस्टम का। तो अगर हम लोग एक बात में कंक्लूड करें कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, सो वी कैन से कि नर्वस सिस्टम इज अ लॉन्ग चेन ऑफ या नेटवर्क ऑफ, चलेगा ये भी, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। क्या है, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है एनिमल का नर्वस सिस्टम वर्क करता है। ठीक, देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो एक जनरल एस्पेक्ट जो है इससे रिलेटेड अगर हमारे माइंड में अगर बनता है तो यही है कि हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन
वो सेंसरी सिग्नल को रिसीव करता है, सेंसरी सिग्नल, क्योंकि इतना तो पता है ना सारे एक्टिविटी बॉडी में ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, तो सेंसरी सिग्नल को ये रिसीव करता है और ये फिर अकॉर्डिंगली मोटर सिग्नल रिलीज करता है, जिसके थ्रू जो है हमारे मसल्स जो है एक सर्टेन वे में बिहेव करता है। बट पॉइंट ये है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एक्टिविटी भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्विक होते हैं, बहुत एक कह सकते हो प्रोटेक्टिव होते हैं एंड आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कहीं आग जल रहा है, ठीक है, हॉटनेस आपको फील हुआ तो आपने हाथ को तुरंत पीछे कर लिया। बट इमेजिन करो कि अगर इस मान लीजिए बर्निंग ही कहीं है, अगर इस एक्टिविटी में ब्रेन, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा है जिसमें बहुत ह्यूज नर्वस न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब अगर मान लो थिंकिंग, क्योंकि ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल रिसीव करेगा, एक जनरल एस्पेक्ट यही है ना, ब्रेन जो है सिग्नल को रिसीव किया, उस सिग्नल के ऊपर इसने प्रोसेस किया एंड प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्ड किया। ऐसे सिचुएशन में तो पता चला किसी के हाथ में आग लगा तो फिर तो जल जाएगा, तो एक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए रहता है। ऐसे रिस्पॉन्स को बोला जाता है रिफ्लेक्स, पहला चीज। बट आप इसमें ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना कि सिग्नल जो है ब्रेन तक जाए, उसको प्रोसेस करे एंड फिर रिस्पॉन्ड करे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता होना चाहिए कि ब्रेन के पास जितने भी सिग्नल जाते हैं उन सबका पाथ एक ही है। वो पाथ क्या है? वो है स्पाइनल कॉर्ड। पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, फिर जो है वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन फिर वापस वाया स्पाइनल कॉर्ड जो है मोटर सिग्नल सेंड करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए रहता है, वी कांट अफोर्ड कि जो है पहले सिग्नल ब्रेन में जाए, फिर उस पर थिंकिंग करे, एक लंबा टाइम कंज्यूम करे, उसके बाद जो है फिर रिस्पॉन्स का एक सिग्नल आए। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि जो सेंसरी सिग्नल है फॉर क्विक रिएक्शन के लिए यूजुअली ये प्रोटेक्शन में ही यूज होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन में और भी कई सारे, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा है तो आपके मुंह में पानी आ जाना, ये भी जो है ऑटोमेटिक ही है और क्विक ही है। प्रोटेक्टिव तो चलो छोड़ो, लेकिन कहने का मतलब उसका रिस्पॉन्स क्विक रहेगा और ऑटोमेटिक। तो क्विक रिएक्शन के लिए स्पेशली मान लो जो आग लगने वाला चीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी कांट अफोर्ड कि वो ब्रेन तक जाए। तो जो सेंसरी सिग्नल है, सेंसरी सिग्नल कनेक्टेड टू मोटरी सिग्नल, कहां पे? मोटर सिग्नल कहां पे? इन स्पाइनल कॉर्ड में ही क्या है, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है कि ये जो सेंसरी सिग्नल इसने सेंड किया, इमीडिएटली जो है मोटर सिग्नल जो है उस तरीके से बिहेव किया रेदर देन गोइंग इनटू ब्रेन। सो विदाउट या ऐसे कह लो बाईपासिंग ब्रेन प्रोसेस को बाईपास करना टू एंश्योर, किस बात के लिए? टू एंश्योर क्विक रिस्पॉन्स। तो ये जो कनेक्शन है ना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सो रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली हुआ क्या? रिफ्लेक्स आर्क जो है, जो भी हमारा सेंसरी सिग्नल है उसको कनेक्ट करता है मोटर सिग्नल को। यूजुअली ये इंश्योर करता है क्विक रिएक्शन को, क्विक रिस्पॉन्स को। एंड किस लिए? ज्यादातर ये प्रोटेक्टिव सिचुएशन में ही यूज होता है, मोस्टली प्रोटेक्टिव कंडीशन में। अदरवाइज और भी सारी एक्टिविटी जो ऑटोमेटिकली होते हैं उसमें किया जाता है। तो हमारा टॉपिक था
कि रिफ्लेक्स से क्या है, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस करेंगे लेकिन अगले क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू।